रमा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसका इकलौता बेटा रमेश और उसकी पत्नी काजल दोनों शहर में बस गए और वहीं रहने लगे। ना ही कभी गांव आते, ना ही अपनी माँ की कोई खोज खबर लेते। बस किसी काम से ही अपनी माँ को फोन किया करते थे। उनकी माँ की ये इच्छा थी कि जिंदगी के बाकी कुछ समय वो अपने बेटे बहू के साथ बिताए। रमा अकेले ही एक छोटे से घर में रहती थी, लेकिन व्यवहार अच्छा होने की वजह से सभी गांव वाले हर छोटी बड़ी जरूरत में अपने घर के सदस्य की तरह हमेशा उसका साथ देते। रमा को इस तरह अकेला रहता देख गांव वालों को बहुत दया आती थी। एक दिन रमा को उसके बेटे का फोन आता है। कैसी हो माँ? बहुत जल्दी तुझे माँ की याद आ गई। बेटे के बिना कैसे रहूंगी, बस भगवान का नाम लेकर जीवन काट रही हूँ। तभी उसकी पत्नी काजल उससे फोन ले लेती है और खुद बात करने लगती है। माँ जी, आप चिंता मत करो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आपको अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि हम दोनों मिलकर आपका अच्छे से ध्यान रख सके। अब आपको एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। टिकट बनवा दिया है, 2 दिन बाद आपको यहाँ आना है। पहली बार बहू की प्यार भरी बातें सुनकर भोली भाली रमा खुश हो गई और गांव वालों को बोलने लगी। अब मैं 2 दिन बाद अपने बेटे के पास रहने जा रही हूँ। उसने मुझे अपने पास रहने के लिए बुलाया है। गांव वालों को विश्वास नहीं हो रहा था। सब आश्चर्यचकित थे और खुश भी थे। अगले दिन रमा जाने की तैयारी में होती है। तभी आसपास के कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसी भीड़ में से एक औरत बोलती है, अब तो तुम भी इस गांव को और यहाँ लोगों को भूल जाओगी। बिल्कुल नहीं, अरे मेरा गांव है, मैं कैसे भूल सकती हूँ किसी को। इतना कहकर वो बेटे के पास जाने के लिए निकल गई। वहाँ पहुँचते ही बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुई। सबने थोड़ी देर बातें की और फिर रमा आराम करने चली गई। इसी तरह समय बीतने लगा। रमा भी घर के कामों में बहू की थोड़ी बहुत मदद कर देती, लेकिन धीरे धीरे उसकी बहू रमा से लगभग सारे काम करवाने लग गई। रमा को इतनी काम करने की आदत नहीं थी और बूढ़ी भी हो गई थी, इसलिए जल्दी थक जाती। एक दिन वो अपने बेटे से बोली, बेटा, मुझसे इतना काम नहीं हो पाता। गांव में कभी इतना काम किया नहीं है। क्या करूँ माँ, अगर काम करने वाली अलग से बुलाया तो बहुत पैसे लेगी। वैसे भी अपने घर का काम है, तुम और काजल मिलकर कर लेती हो। पूरा दिन तो आराम ही करना है, धीरे धीरे आदत भी हो जाएगी। यहाँ रहकर सब सीख जाओगी। अब उसकी माँ भी चुप हो गई और वैसे ही काम करने लगी। बूढ़ी होने के वजह से उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से अब वो काम सही से नहीं कर पाती। कभी कोई बर्तन टूट जाता तो कभी कोई सामान खराब कर देती। एक दिन रमा सारा काम खत्म करके थक हार कर बैठी थी। तभी उसने सुना उसके बहू और बेटे बात कर रहे थे। आए दिन माँ जी कोई ना कोई सामान बर्बाद कर देती है। ऐसे नुकसान करने और मुफ्त की रोटी तोड़ने नहीं बुलाया था। काम करने वाली ज्यादा पैसे ले रही थी, इसलिए बुलाया था ताकि यहीं रहकर मुफ्त में काम कर दे। ये बातें सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए। वो इसे अपना घर समझकर आई थी, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। अब रमा सोचने लगी, अच्छा था मैं गांव में ही ठीक थी, अपनों के बीच थी, अपनापन था। यहाँ तो अपना होकर भी अपनापन नहीं है। अब रमा मन ही मन गांव जाने का मन बना लेती है। एक दिन रमेश और काजल मिलकर एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और उस पार्टी में अपनी माँ को वेटर बना देते हैं। वेटर बनकर अब माँ सबको ड्रिंक्स ऑफर करने लगती है। तभी काजल की एक दोस्त बोलती है, अरे काजल, कहाँ से लेकर आई ये काम करने वाली? अब सबके सामने उसे सासू माँ बोलने में शर्म आ रही थी, इसलिए उसने बोला, गांव से लेकर आई हूँ। अच्छा है, यहाँ तो बहुत पैसे लेती है काम करने वाली। अच्छा किया जो तुम गांव से ही लेकर आ गई। रमा को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ और दुख के कारण रमा से जूस का एक ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। अब इस बात पर रमेश सबके सामने ही रमा को डांटने लगता है। रमा चुपचाप पार्टी से निकलकर एक कमरे में आ जाती है और रोने लगती है। अब अगले दिन रमा गांव जाने की जिद करने लगती है। रमेश ये बोलकर टाल देता है कि कुछ ही दिनों बाद मैं जाने वाला हूँ, तो तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। उसके बाद बेटा और बहू दोनों शाम तक आऊंगा बोलकर बाहर चले जाते हैं। उसके बाद रमा घर का सारा काम करने लगती है। सारा काम खत्म करके वो जैसे ही गेट पर जाती है तब बेहोश होकर गिर जाती है। उसका पड़ोसी नरेश ये सब देख लेता है
और जल्दी से रमा को हॉस्पिटल ले जाता है। जब हॉस्पिटल में रमा अपने इस हालत की जिम्मेदार बहू और बेटे के बारे में नरेश को बताती है, तब नरेश रमा के साथ मिलकर उनको सबक सिखाने की ठान लेता है। अब जैसे ही उसके बेटे और बहू घर पर आते हैं, अपनी माँ को न पाकर डर जाते हैं, लेकिन पास के ही एक पड़ोसी ने उन्हें सारी बातें बता दी। अब ये सुनकर दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं और माँ के सामने बहुत उदास होकर बातें करने लगते हैं। तभी रमा बोलती है, ये दोनों कौन हैं? मैं नहीं पहचानती इनको, आप मेरे बेटे को बुला दो। दोनों आश्चर्य से रमा को देखने लगे और बोला, क्या हो गया माँ? मुझसे नाराज हो तो चलो हम घर पर बैठकर बात कर लेंगे। तभी नरेश वहाँ आ जाता है और बोलता है, क्या हो गया? तुम लोग मेरी माँ को अपनी माँ क्यों बता रहे हो? तभी रमेश बोला, तुम्हें क्या हो गया? ये कब से तुम्हारी माँ हो गई? तभी रमा बोली, बेटा नरेश, तुम आ गए तो घर ले चलो मुझे। पता नहीं कौन है दोनों, कब से रट लगा कर बैठे हैं जैसे मैं ही इनकी माँ है। नरेश तुरंत रमा को अपने घर ले जाता है और बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगता है। असल में नरेश की अपनी कोई माँ नहीं, इसलिए रमा को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। उधर रमेश और काजल को समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। दोनों इस बात को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। नरेश को इतनी सेवा करता देख रमेश को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। एक दिन वो अपनी माँ से मिलने जाता है और पैर पकड़कर माफी मांगता है। रमा को भी दया आ जाती है और वो दोनों को माफ कर देती है। अब रमा वापस अपने बेटे के पास चली जाती है और नरेश को धन्यवाद बोलती है। अब वो रमेश के साथ साथ नरेश को भी अपने बेटे जैसा स्नेह देने लगती है। राधा अपने पति के साथ ससुराल में रहती थी। उसके पड़ोस में ही शांति नाम की एक औरत रहती थी। शांति का अक्सर राधा के घर आना जाना लगा रहता था। वो बहुत लालची स्वभाव की थी। हर दिन किसी न किसी बहाने वो राधा के घर चली जाती। एक दिन सुबह सुबह राधा के घर में सब चाय पी रहे थे, तभी डोरबेल बजता है। अरे सुबह सुबह कौन आ गया? बहू देखना जरा दरवाजे पे कौन है। आई माँ जी। इतना बोलकर राधा दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खोला तो देखा शांति है। अंदर आते ही सबको चाय पीते देख शांति बोलती है, क्या बात है, अकेले अकेले चाय पिया जा रहा है? अरे आओ शांति, बैठो। सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मेरे पति घर पर नहीं है तो सोचा अकेले बैठने से अच्छा है राधा के हाथ की मसाले वाली चाय पी लूं। अच्छा किया, बहुत शांति के लिए चाय ला दे, मैं अभी बना देती हूँ। राधा चाय बनाने जाने लगती है। तभी शांति बोलती है, राधा चाय के साथ कुछ बिस्किट भी डाल लेना। ठीक है, बिस्किट के साथ चाय पीने में ज्यादा मजा आता है। कुछ ही देर में राधा का पति भी ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ समय बाद शांति भी चाय पीकर चली गई। शांति के जाते उसकी सास बोली, जब तक शांति इस घर का कुछ खा न ले, कुछ मांग न ले, उसका खाना हजम नहीं होता। ना जाने कब सुधरेगी। कुछ दिन बाद राधा के मायके से कुछ लोग आने वाले थे, इसलिए उनके स्वागत में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। राधा और उसकी सास मिलकर खाना बना रही थी। तभी पता नहीं कैसे शांति को खाने की खुशबू मिल जाती है। वो सोचती है, लगता है राधा कुछ स्पेशल बना रही है, देखती हूँ क्या बना रही है। यही सोचकर वो राधा के घर जाती है और आवाज लगाती है, अरे राधा कहाँ हो? लो अब इसकी ही कमी थी। अरे आ रही हूँ शांति। बहू को बोली, तू काम कर, मैं देखती हूँ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मैंने तो सोचा घर में कोई नहीं है इसलिए आवाज लगा रही थी। बहू के मायके वाले आ रहे हैं इसलिए इतना बिजी हूँ कि तुझे आज बैठने के लिए भी नहीं बोल सकती। अरे मैं कौन सा बैठने आई हूँ, चलो मैं भी कुछ मदद कर देती हूँ, खाना जल्दी बन जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। ये सब बोलते हुए वो किचन में सबकी मदद करने चली गई। सबकी मदद से खाना जल्दी बन गया। अब राधा सोचती है किसी तरह इसे खिलाकर भेज देती हूँ ताकि मम्मी पापा आए तो मैं उन्हें अच्छे से समय दे पाऊंगी, और अगर उनके लाए हुए सामान देख लेगी तो वो भी देना पड़ेगा। यही सब सोचकर राधा शांति से बोली, अब खाना भी बन गया है तो आप भी खा लीजिए। अब मेरे घर वाले आ गए तो कहाँ से टाइम मिल पाएगा। सास भी बहू की बात समझ जाती है। सही कह रही हो बहू, चेक कर बता खाना कैसा बना है। शांति मन ही मन सोचती है, अच्छा तू मुझे यहाँ से भेजना चाहती हो?
लेकिन मैं भी यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ जब तक ये ना देख लूं तुम्हारे मायके से क्या आया है। यही सब सोचकर शांति बोली, क्या बोल रही हो तुम दोनों? खाना साथ में बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि पहले मैं खा लूं। अरे मैं कहीं भागी नहीं जा रही, आज मुझे कोई काम नहीं है। मुझे भी तो मिलवाओ अपने मम्मी पापा से। अरे उनसे मिलकर बताऊंगी कितनी अच्छी है आपकी बेटी राधा। अब राधा सोचती है ये जाने वाली नहीं है। सब आपस में बात ही कर रहे थे, तभी उसके मम्मी पापा और भाई आ जाते हैं। उन्हें देख राधा बहुत खुश हो जाती है। उनको अंदर बैठाकर सब आपस में ढेर सारी बातें करने लगते हैं। सबके साथ शांति भी बातों में लगी थी, लेकिन बातों से ज्यादा ध्यान उसके माता पिता द्वारा लाए गए बैग पे था। शांति मन ही मन सोचती है, बैग तो भरा भरा लग रहा है, लगता है बहुत सामान है इसके अंदर। राधा सब समझ रही थी, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। वो समझ गई थी कि जब तक ये सामान देखेगी नहीं, यहाँ से नहीं जाने वाली। इसलिए राधा अपनी माँ को बोलती है, अच्छा माँ, हम बाद में बात करते हैं, पहले खाना खा लो, थक गई होगी, रेस्ट भी तो करना है। तब तक मैं बैग का सामान निकाल कर रख देती हूँ। शांति के लालची स्वभाव के कारण राधा की सास ने कुछ बैग छुपा दिया और कुछ बैग शांति के सामने ही खोलने लगी। सामान देखने के बाद शांति का लालच और बढ़ने लगा। वाह राधा, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आई है। तभी राधा की माँ कुछ सामान शांति को देती है और बोलती है, शांति जी, ये कुछ सामान है, ले जाइए, टेस्ट करके बताना कैसा लगा। मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसकी क्या जरूरत थी, फिर भी आप इतना प्यार से दे रहे हैं तो रख लेती हूँ। अच्छा अभी तो रहना है ना कुछ दिन, आपको मैं अपने हाथों से रसगुल्ला बनाकर खिलाऊंगी, बहुत पसंद आएगा आपको। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? आप राधा की माँ हैं तो मेरे भी तो मेहमान हुए ना। इतना कहकर हंसते हुए शांति चली गई। उसके जाते ही राधा की सास बोली, क्या करूँ इस शांति का, कभी भी आ जाती है, हमसे तो मांगती है, अब मेहमानों से भी मांग कर ले गई। कोई बात नहीं, मैंने ही दिया है उसे। आप नहीं जानते कितनी लालची स्वभाव की है। अब उसने सामान देख लिया, रोज कुछ न कुछ मांग कर ले जाएगी। इतना बोलकर उसकी सास चली गई। अब राधा सब कुछ भूलकर अपने मायके वालों से बातों में लग गई। अगले ही दिन शांति जल्दी में राधा के घर आई। अब शांति को मेहमानों के सामने कुछ भी मांगने में बुरा लग रहा था, इसलिए उसने राधा को एक तरफ बुलाकर बोला, राधा थोड़ा दूध और शक्कर मिलेगा? मैं मांगना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रसगुल्ला बनाते समय अचानक दूध और शक्कर कम हो गया। अब दुकान जाती लेने तो बहुत समय लग जाता, कल ही दुकान से लाकर वापस कर दूंगी, इसलिए अपनी माँ को मत बताना। अब शांति के जाने के बाद राधा ने ये बात अपनी माँ को बता दी। राधा की माँ को भी शांति का लालची स्वभाव पसंद नहीं आया। अब थोड़ी देर बाद शांति रसगुल्ला बनाकर ले आई। अब शांति के जिद करने पे सभी खाने लगे और झूठी तारीफ कर दी। शांति भी खुश होकर जाने लगी। तभी उसे याद आया कि उसे किसी की शादी में जाना था, इसलिए उसने राधा से बोला, तुम्हें बुरा ना लगे तो एक साड़ी चाहिए थी, शादी में पहनने के लिए मेरे पास कोई अच्छी साड़ी नहीं है, अब इतनी जल्दी खरीद तो नहीं सकती। राधा मन ही मन गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैंने भी बहुत दिनों से कोई साड़ी नहीं खरीदी, मेरे पास भी कोई अच्छी साड़ी नहीं होगी, तुझे खरीदने की क्या जरूरत, तुम्हारी माँ तो इतनी सुंदर साड़ी लेकर आई है, एक बार पहनकर वापस कर दूंगी। ना चाहते हुए भी राधा को साड़ी देनी पड़ी। शाम को जब राधा का पति घर आता है, तब राधा सारी बात अपने पति को बताती है। ये शांति जी का लालच बढ़ता ही जा रहा है। सबने मिलकर सबक सिखाने की ठान ली। अब अगली बार शांति के आते ही उसे सुनाकर उसकी सास बोली, बहू, घर के जो सामान खत्म है शांति से ले लेना, जैसे शांति जरूरत के समय लेती है। अरे शांति, अच्छा हुआ तू आ गई, कुछ सामान खत्म है, अब इतनी जल्दी कहाँ जाऊँ लाने, सोचा तुमसे ही ले लेती हूँ। ठीक है, ला देती हूँ। अगले दिन भी जैसे ही शांति कुछ मांगने राधा के घर पहुँचती है, राधा उसके मांगने से पहले ही कुछ मांग लेती है। आप दे दो, जैसे ही आ जाता है लौटा दूंगी। अब राधा को तो सबक सिखाना था, इसलिए वो भी कुछ वापस नहीं करती। इसी तरह जब भी शांति कुछ लेने आती, उसके मांगने से पहले राधा कुछ मांग लेती। ऐसे ही समय बीतने लगा। अब शांति को सब समझ आने लगा, कैसे लालच के कारण वो हर सामान उसके घर से मांगने लगी थी।
जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तब पूरे परिवार से माफी मांगी और उसके बाद उसने मांगना भी छोड़ दिया। इस बात से राधा और उसकी सास बहुत खुश हुई और सब मिलजुल कर रहने लगे। एक छोटे से गांव में सुबोध अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। सुधा प्रेग्नेंट थी। जल्दी ही दोनों माता पिता बनने वाले थे, इसलिए दोनों बहुत खुश थे। सुबोध सुधा का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखता था। सुबोध के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और बड़े भैया भाभी सब साथ साथ रहते थे। कुछ ही दिनों बाद सुधा ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा। बच्ची के आने से सुबोध और बाकी घर वाले बहुत खुश थे। लक्ष्मी के जन्म के कुछ ही महीनों बाद बीमारी के कारण सुधा की मृत्यु हो जाती है। सुबोध पूरी तरह टूट गया। लक्ष्मी की सारी जिम्मेदारी सुबोध के कंधों पर आ गई। सुबोध का गांव में एक छोटा सा दुकान था। सुबह वो अपनी दुकान पर निकल जाता और उसका भाई भी सुबह ही काम पर चला जाता था। पूरे दिन सुबोध की भाभी और उसकी माँ लक्ष्मी का ख्याल रखते थे। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ सालों बाद लक्ष्मी थोड़ी बड़ी हो गई। पिता ने गांव के ही एक छोटे से स्कूल में लक्ष्मी का एडमिशन करवा दिया। अब वह लक्ष्मी को स्कूल छोड़ता, उसके बाद दुकान खोलता। कुछ सालों बाद जब लक्ष्मी थोड़ी समझदार हो गई तो वो पढ़ाई के साथ साथ घर और दुकान दोनों में अपने पापा की मदद करने लगी। सुबोध भी उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देता। स्कूल से आने के बाद वो सारा दिन दुकान पर ही अपने पिता के साथ रहती और शाम को साथ साथ घर जाते। लक्ष्मी अपने क्लास की बहुत होशियार स्टूडेंट थी, इसलिए सभी टीचर्स उसकी तारीफ करते। अपने पिता की गैर हाजिरी में वो दुकान का भी काम बहुत अच्छे से करती, इसलिए ग्राहक भी उसकी तारीफ करते। यह सब देखकर सुबोध बहुत खुश होता। देखते ही देखते लक्ष्मी ने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। अच्छे मार्क्स आने की वजह से उसे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से ऑफर आने लगे। इसके लिए लक्ष्मी को घर से दूर बड़े शहर में जाकर रहना पड़ता, लेकिन उसके गांव और घर के लोग बहुत पुराने विचार वाले थे। वे लोग कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होते। लक्ष्मी को ये सब पता था, इसलिए उसने कभी भी इस बारे में किसी से बात नहीं की। एक दिन रास्ते में सुबोध को लक्ष्मी के स्कूल की एक टीचर मिलती है। सुबोध को देखकर टीचर ने उससे पूछा, लक्ष्मी अब किस कॉलेज में एडमिशन ले रही है? सुबोध ने बोला, इस बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है। तभी टीचर ने बोला, लक्ष्मी बहुत होनहार बच्ची है, शहर के किसी अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवाना ताकि वो आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। घर पहुंचकर सुबोध लक्ष्मी से इस बारे में बात करता है और बोलता है, तुम्हें शहर के कॉलेज में एडमिशन लेना है क्या? किस चीज की पढ़ाई करनी है? इस पर लक्ष्मी बोलती है, हाँ मुझे आगे की पढ़ाई करनी है और मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है। हमारे गांव में भी अक्सर बिजली की समस्या होती है, तो मैं अपने गांव के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग कभी बाहर भेजने के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए कभी बताया नहीं। इस पर सुबोध बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं सबको मना लूंगा। लक्ष्मी भी खुशी खुशी एक अच्छा कॉलेज देखकर एडमिशन ले लेती है। जब घर वालों को इसकी जानकारी होती है तब सभी बहुत नाराज होते हैं। लक्ष्मी की दादी बोलती है, इतनी बड़ी लड़की घर से दूर जाएगी, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? उसके बाद सुबोध के बड़े भाई बोलते हैं, हमारे घर से इस गांव से कोई भी लड़की ऐसे पढ़ने अकेले शहर नहीं गई है, ये भी नहीं जाएगी। जाने कैसे कैसे लोग होंगे वहाँ, अगर कुछ गलत हुआ तो हमारे खानदान का नाम खराब हो जाएगा। उसकी भाभी बोलती है, कैसे रहेगी वहाँ अकेली बच्ची? अब तो हमें अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर देनी चाहिए। लक्ष्मी सबकी बात सुनकर उदास हो जाती है। तभी सुबोध बोलता है, मैं आप सबकी चिंता समझता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि लक्ष्मी बहुत होनहार और समझदार बच्ची है। कुछ भी गलत नहीं होगा, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। कुछ ही समय की बात है, उसके बाद ये हमारे साथ ही रहेगी। सभी वहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं। सुबोध बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं इन सबको समझा दूंगा।
तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करना और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। सुबह सुबह सभी लोगों का आशीर्वाद लेकर लक्ष्मी शहर के लिए निकल जाती है। यहाँ बेटी को बस में बैठाने के बाद सुबोध भी अपने दुकान की तरफ निकल जाता है, लेकिन दिन भर उसे लक्ष्मी की याद आ रही होती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब सुबोध भी अपने आप को संभाल लेता है और अच्छे से काम करने लगता है। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। वहाँ लक्ष्मी की भी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई होती है। अब वह बहुत अच्छी इंजीनियर बन गई थी। एक दिन अचानक लक्ष्मी का कॉल आता है और वो बोलती है, पापा मैं इंजीनियर बन गई हूँ, अब मैं गांव आ रही हूँ। ये सुनकर सुबोध बहुत खुश होता है। वह जल्दी से घर आ जाता है और सबको ये खुशखबरी देता है। सभी सुबोध की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। लक्ष्मी की भाभी भी रसोई में लक्ष्मी के लिए मनपसंद खाना बनाने लगती है और सुबोध लक्ष्मी को लेने बस स्टैंड चला जाता है। लक्ष्मी को सूट बूट में देखकर सुबोध बहुत खुश होता है और लक्ष्मी की तारीफ करता है। उसके बाद दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में लक्ष्मी की दोस्त आशा की माँ मिलती है। आशा की माँ बोलती है, बहुत अच्छे समय पे आई हो बेटी, आज आशा की शादी है, तुम्हें भी आना है शादी में। इस पर लक्ष्मी बोलती है, हाँ चाची मैं जरूर आऊंगी। लक्ष्मी को घर पर देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। बहुत दिनों बाद सब साथ खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। शाम को सभी शादी में जाने के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन जाने में थोड़ी लेट हो जाती है। वहाँ पहुँचते ही सभी ने देखा चारों तरफ अंधेरा है, सारी सजावट की लाइट बंद है। तभी लक्ष्मी जाकर आशा के पापा से पूछती है, मनु चाचा क्या हुआ, शादी के दिन सारी लाइट क्यों बंद है? इस पर मनु चाचा बोलते हैं, क्या बताऊं बेटी, पता नहीं मिस्त्री ने कैसी लाइट लगाई थी, सारे तार जल गए हैं और आसपास कोई मिस्त्री भी नहीं है। रामू को भेजा है मिस्त्री लाने, लेकिन पता नहीं कब तक आएगा। बारात भी पहुंचने वाली है, उनके सामने हमारी क्या इज्जत रहेगी। इतना कहकर वो उदास हो जाते हैं। तभी लक्ष्मी बोलती है, आप लोग चिंता मत करो, मैं देखती हूँ क्या दिक्कत है। सभी आश्चर्य से लक्ष्मी को देखने लगते हैं और बोलते हैं, तुमसे नहीं होगा बेटी, रहने दो। इस पर लक्ष्मी मुस्कुराती है और लाइट के कनेक्शन को ठीक करने लगती है। थोड़ी ही देर में लाइट वापस जलने लगता है। ये देखकर सभी ताली बजाते हैं। लक्ष्मी के इस काम से सभी लोग बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, लक्ष्मी तो सच में हमारे गांव की लक्ष्मी है। लक्ष्मी बोलती है, इसलिए मैं बोलती हूँ हमारे गांव की भी लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दो। सभी लक्ष्मी की बात से सहमत होते हैं। इसके बाद लक्ष्मी गांव में ही रहकर गांव के डेवलपमेंट का काम करने लगती है। शादियों का समय चल रहा था। हर दूसरे दिन किसी न किसी की शादी होती, इसलिए गली मोहल्ले में भी रौनक थी। हर रोज डीजे पे नाचते हुए बारातियों का हुजूम निकल आता। डीजे की आवाज इतनी तेज होती कि सोए हुए अच्छी नींद ले रहे लोग भी जग जाते। नेहा और सीमा भी उसी मोहल्ले में अपने पिता और माँ के साथ रहती थी। इसी तरह एक दिन मोहल्ले से होते हुए बारात निकल रही थी। इतने में नेहा के पिता की नींद खुल गई। उसके पिता नींद में परेशान होकर बड़बड़ाने लगे, जब से शादियों का सीजन आया है ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। इतना बोलकर सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन नेहा डीजे की आवाज सुनते ही झट से बालकनी में चली गई। नेहा को डीजे में नाचना बहुत पसंद था, इसलिए सबको नाचता देख उसे भी नाचने का मन होने लगा। उसने सोचा, यहाँ नाचूंगी और किसी ने देख लिया तो हंसेंगे मुझ पे, इसलिए वो घर में जाके नाचने लगी। अचानक उसकी माँ की नींद खुल गई और नेहा को नाचते हुए देख लिया। इतनी रात को तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, सोना नहीं है? अब इतना अच्छा गाना बज रहा है तो नींद कैसे आएगी? चुप कर, जा सीमा के साथ सो जा। इतना कहकर उसकी माँ चली गई। अब नेहा भी कहाँ सोने वाली थी, चली अपनी बहन सीमा को जगाने। दी उठो ना। सीमा नींद में ही बोली, क्या हुआ, क्यों उठा रही हो? देखो ना कितना अच्छा गाना चल रहा है, चलो ना डांस करते हैं। पागल हो गई है तू, मुझे सोने दे, तू जा। अब सबसे डांट सुनने के बाद नेहा भी सोने चली गई। अगली सुबह नेहा की बड़ी बहन सीमा और उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसके पिता आते हैं। नेहा कहाँ है? वो तो सो रही है। कमाल है, अभी तक उठी नहीं। कैसे उठेगी, पूरी रात डीजे के गानों पर डांस जो की है।
पता नहीं इसे कितना पसंद है डीजे के गानों में डांस करना। मैं अभी उठा कर लाता हूँ, फिर साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। थोड़ी देर में नेहा भी रेडी होकर आ गई। फिर सब साथ बैठकर खाना खाने लगे। तभी उसकी पड़ोसन मालती वहां आ जाती है। उसके आते ही नेहा के पिता ने बोला, आइए बहन जी, अच्छे समय पर आए हैं, बैठिए साथ में नाश्ता करते हैं। हाँ मालती, आओ बैठो, तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। मालती मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैं खाने नहीं खिलाने आई हूँ, आप सबको बेटी की शादी के लिए इनवाइट करने आई हूँ। आप सबको कल मेरी बेटी की शादी में आना है। अब शादी का नाम सुनते ही नेहा खुश हो जाती है और सोचने लगती है, शादी मतलब डीजे के गानों पर डांस करने को मिलेगा। यही सब सोचते हुए अपनी माँ के बोलने से पहले ही बोलती है, हम जरूर आएंगे। ये देख सभी घर वाले उसकी तरफ देखकर हंसने लगते हैं। अब मालती के जाते ही नेहा के पिता बोले, तुझे शादी के नाम से कितनी एनर्जी आ जाती है, हमारे बोलने से पहले ही हाँ कर दिया। हाँ, इसे तो बस डीजे याद आ रहा होगा, उसी खुशी में बोल दिया। अब मैंने सोचा आप लोग कहीं मना न कर दो, इसलिए हाँ बोल दिया। अब सभी नेहा की बात सुनकर हंसने लगे। अब थोड़ी देर बाद उसके पिता भी काम पे चले गए और बाकी घर वाले भी अपने अपने काम में लग गए। लेकिन नेहा इतनी एक्साइटेड थी कि पूरे दिन बस डांस की प्रैक्टिस करती रही ताकि वहाँ शादी में अच्छा डांस कर सके। ये देख नेहा की माँ बोली, ऐसा लग रहा है जैसे तेरी खुद की शादी है। खुद की शादी में कौन डांस करता है माँ? वैसे भी मेरे शादी से पहले दी की शादी होगी। अब शाम को सभी घर वाले तैयार होकर शादी में पहुँचते हैं। नेहा बस मन ही मन यही सोचती है, आज तो धमाल मचा दूंगी। लेकिन माहौल थोड़ा शांत होने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि डीजे है भी या नहीं। नेहा को परेशान देखकर उसकी बहन उसे चिढ़ाते हुए बोली, लगता है तुम्हारे डर से डीजे बंद करवा दिया। अब तो डांस करती तो फ्लोर टूट जाता। एक और खर्चे से बच गए ये लोग। ये सुनकर नेहा वहां से जाने लगती है। तभी अचानक डीजे बजना शुरू हो जाता है। देखो दी, मेरे डर से डीजे भी बजवा दिया। मैं तो चली डांस करने। इतना कहकर वो डांस करने चली गई। उसने डांस करना शुरू ही किया था तभी बारात आ गई, इसीलिए किसी ने डीजे बंद करवा दिया और सभी बारातियों का स्वागत करने चले गए। अब डांस ना करने की वजह से नेहा उदास हो गई। तभी माँ और बहन आ जाती है। चल जल्दी खाना खा ले, घर निकलना है। लेकिन माँ, मैंने तो डांस भी नहीं किया। तो क्या हुआ, लेट हो चुका है। चलो जिद मत करो, किसी और की शादी में कर लेना। नेहा भी बेमन से खाना खाकर घर के लिए निकल जाती है। अब नेहा घर जाकर सोचती है, इससे अच्छा तो मैं जाती ही नहीं शादी में। पहले पता होता डांस करने को नहीं मिलेगा तो जाती भी नहीं। अब ऐसे ही समय बीतने लगा। कुछ समय बीतने के बाद उसकी बहन सीमा की शादी भी तय हो गई। ये देखकर नेहा बहुत खुश होती है। वाह दीदी, तुम्हारी शादी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरी शादी के लिए खुश है या शादी में जो डीजे बजने वाला है उसके लिए? तभी माँ भी वहाँ आ जाती है। माँ, मेरे साथ इसकी भी शादी करवा दो, कुछ तो जिम्मेदारी आएगी। डांस करने के अलावा भी बहुत काम होता है, इसे पता तो लगे। माँ हंसते हुए बोली, तेरी शादी की सारी जिम्मेदारी इस पर ही रहेगा। हाँ माँ, देखना कितना अच्छा अरेंजमेंट करूंगी। इतना कहकर सभी वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ गया। सब खुशी के साथ अपने अपने काम में लगे थे। नेहा को भी पूरे घर के सजावट की देखरेख के साथ मेहमानों के स्वागत की भी जिम्मेदारियां थी। अब नेहा सारे काम अच्छे से कर रही थी, लेकिन बार बार उसका ध्यान डीजे में बज रहे गानों पे था। लेकिन माँ ने मेहमानों के जाने के बाद डांस करने का ऑर्डर दिया था, इसलिए चुपचाप वो अपने काम में लगी थी। लेकिन बार बार डीजे का गाना सुनकर नेहा खुद को रोक नहीं पाई। उसने सोचा, मेहमान तो अभी तक आए नहीं, तो थोड़ा डांस कर लेती हूँ, उसके बाद काम में लग जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और डांस करने चली गई। अब डांस करते करते इतना खो गई कि उसे कुछ भी याद नहीं रहा कि किस काम की जिम्मेदारी मिली है। डांस करते करते बहुत टाइम बीत गया। जब मेहमान आए तो कोई भी उनकी स्वागत के लिए नहीं था, ना ही सजावट का काम पूरा हुआ था, इसलिए सारे मेहमान नाराज होकर जा ही रहे थे। तभी नेहा के पिता सारी तैयारी देखने आते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजारा था। स्वागत छोड़ो, सजावट का काम भी पूरा नहीं हुआ था, ना ही मेहमानों को कोई पूछने वाला था। जब एक मेहमान से पूछा गया कि उसने खाना खाया या नहीं, तो उसने बोला,
खिलाना छोड़िए, यहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं है। आपकी बेटी को डीजे में डांस करने से फुर्सत मिलेगी तभी तो मेहमानों को देखेगी। ये सुनकर उसके पिता को शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए वहां जाकर खुद डीजे बंद किया। डीजे बंद होते ही अचानक अपने पिता को गुस्से में सामने देखा तो उसे सब याद आ गया। उसे समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। इसके लिए नेहा को बहुत डांट सुननी पड़ी। उसके पिता ने भी सारे मेहमानों से माफी मांगी, सबको अच्छे से खाना खिलाया और बाकी काम भी पूरा करवाया। और नेहा को ये सजा मिली कि इस शादी में वो डांस नहीं करेगी। सभी मेहमानों से माफी भी मांगी। उसके बाद उसने अपने पिता से वादा किया कि डांस की वजह से आगे कोई गड़बड़ नहीं करेगी और अपने जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखेगी। रमा, आशा और सीमा 3 बहनें थी। रमा और आशा दोनों सीमा की बड़ी बहनें थी। दोनों अलग अलग ऑफिस में जॉब करती थी और छोटी बहन पढ़ाई कर रही थी। तीनों बहनें एक ही कमरे में साथ साथ सोते थे। सीमा को सुबह सुबह स्कूल जाना होता था, इसलिए वो जल्दी उठकर तैयार हो गई और स्कूल के लिए निकल गई। लेकिन रमा और आशा सोई रह गई। तभी माँ रूम में आती है। दोनों को सोता देखकर बोलती है, महारानियों उठो, ऑफिस नहीं जाना। सीमा तुम सबसे छोटी है, फिर भी तुम सबसे पहले उठकर स्कूल चली गई। रमा नींद में बोलती है, क्या माँ, हमें क्यों उठा रही हो इतनी सुबह सुबह? हमें कौन से स्कूल जाना है? आशा भी नींद में बड़बड़ा रही होती है। तभी माँ बोलती है, अरे उठो, देखो टाइम कितना हुआ। तभी दोनों उठकर घड़ी में टाइम देखती है और रमा आशा से बोलती है, आशा हम लोग बहुत लेट हो गए। ऑफिस के लिए हर रोज बहुत सी डांट सुनते हैं, जल्दी चलो। बिना नहाए ही दोनों बहनें ऑफिस के लिए रेडी हो जाती है। आशा रमा से बोलती है, दीदी परफ्यूम लगा लो, ठंड में रोज कौन नहाए। हाँ दे परफ्यूम। तभी माँ कमरे में आती है और बोलती है, शरीर में तो परफ्यूम लगा लिया, लेकिन बालों का क्या? 1 हफ्ते हो गए तुम दोनों के बाल धुले हुए, जुए हो जाएंगे तुम दोनों के बालों में, इतना गंदा रखोगे तो। तभी रमा बोलती है, माँ हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए, बाल दूसरे दिन साफ कर लेंगे। इतना कहकर दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। जैसे जैसे ठंड बढ़ने लगी, दोनों बहनें और भी आलसी हो गई। एक दिन माँ पिताजी के साथ सीमा भी नाश्ता कर रही थी। तभी रमा और आशा सर खुजलाते हुए वहाँ आ गई। तभी माँ बोलती है, क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला है? दोनों बहनें बिना उठाए इतनी जल्दी उठ गई। रमा बोली, नहीं माँ, आज सर बहुत खुजला रहा है, इसलिए नींद खुल गई। तभी आशा बोलती है, गंदगी के कारण सर ज्यादा खुजली हो रही है। तभी माँ बोलती है, 1 हफ्ते हो गए बिना बाल धोए, तो क्या बालों में गंदगी नहीं तो क्या खुशबू होगी? तभी उसके पिताजी बोलते हैं, देख लो क्या हुआ इनके सर में, मैं सीमा को स्कूल छोड़ कर आता हूँ। जैसे ही माँ उन दोनों के सर को देखती है, अपना सर पीटने लगती है। मैंने बोला था साफ करो सर को, लेकिन मेरी सुनता कौन है? इतने जुए हो गए हैं दोनों के सर में, तुम दोनों अब क्या करोगी? आज जितना भी लेट हो, बिना सर साफ किए ऑफिस नहीं जाना है। एक काम करो, नहाने के पानी में थोड़ा नींबू और कपूर डाल लो, कुछ कम हो जाएगा। दोनों बहनें उसी पानी से अपना सर साफ कर लेती है। ऑफिस जाते समय माँ बोलती है, आते समय बाजार से 2 जुए निकालने वाली पतली कंघी लेकर आना, ठीक है? दोनों माँ को बाय बोलकर ऑफिस चली जाती है। शाम को जब सीमा को अपनी बहनों की जुए वाली बात पता चलती है, तब वो दोनों के साथ सोने से मना कर देती है। मुझे नहीं सोना आप लोगों के साथ, मैं जा रही हूँ माँ के साथ सोने। तो रमा बोली, तो जा, मना किसने किया है? वैसे भी तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। सीमा माँ और पिताजी के साथ सोने चली जाती है। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी होती है। सुबह दोनों बहनें फिर से सर खुजलाते हुए माँ के पास आती है। ना जाने कहाँ से इतने जुए आ गए। माँ बोलती है, आसमान से तो नहीं आए, तुम दोनों के आलस का नतीजा है। कल जो कंघी लाने बोला था वो लाओ। सीमा रमा के कहने पर वो कंघी ला कर देती है। कंघी से निकालने के बाद जुए थोड़े कम हो गए और उसके बाद दोनों अच्छे शैम्पू से अपना सर धो लेती है। अगले दिन बिना जुए निकाले दोनों बहन ऑफिस चली जाती है। जब रमा काम कर रही होती है, तभी कुछ जुए निकलकर ऊपर चल रहे होते हैं। एक ऑफिस में काम कर रही दोस्त की नजर उस पर जाती है। तभी वो रमा को बोलती है, छी कितने जुए हैं तुम्हारे सर में, सर साफ नहीं करती। रमा बोलती है, अपना काम करो, तुम्हें क्या मतलब मैं धोती हूँ या नहीं? यह बात उसकी दोस्त ने ऑफिस में सबको बता दी। सब रमा पर
हंसने लगे। उधर आशा का भी यही हाल था। दोनों उदास होकर घर पहुंची। माँ बोली, क्या हुआ? दोनों का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? रमा बोली, बेइज्जती हो गई हमारे ऑफिस में इस जुए की वजह से। तभी माँ बोली, जुए की वजह से नहीं, तुम लोगों की खुद की वजह से। आशा बोली, माँ तुम तो मत सुना, अब क्या करे ये बताओ। माँ बोली, 2-3 दिन ऑफिस मत जाओ, जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। दोनों ठीक है बोलकर रूम में चली जाती है। अगली सुबह दोनों हल्का गर्म पानी में अपना सर धोती है। उसके बाद जुए निकालने वाली कंघी से कुछ कुछ जुए निकालती है। उसके बाद माँ की बात सुनकर नारियल तेल में नींबू का रस मिलाकर दोनों बहनें अपने सर में लगाती है। 2-3 दिन तक ऐसा करने से दोनों को बहुत आराम मिलता है। अब दोनों बहनों के बालों से जुए खत्म हो गए थे। सभी जब ये बात सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं और माँ दोनों को समझाती है कि अब कभी भी आलस मत करना, वरना अभी तक तो ठीक है। मैं हूँ तुम दोनों का देखभाल करने के लिए। तुम्हारी शादी के बाद कौन ऐसे ख्याल रखेगा? उस समय तो तुम दोनों को खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। इस पर दोनों बोलते हैं, हम आपकी बातें याद रखेंगे माँ, और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब दोनों बहनों के जुए खत्म हो गए थे, लेकिन माँ बोली, बालों का ध्यान रखना वरना फिर से जुए हो जाएंगे। इसी बीच रमा की शादी की बात चलने लगी। एक दिन रमा को देखने लड़के वाले आए। माँ रमा से बोली, जाओ नहा धोकर रेडी हो जाओ, लड़के वाले देखने आ रहे हैं। रमा भी रेडी होकर सबके सामने जाती है। दोनों परिवार में बातचीत होती है। तभी लड़के की माँ बोली, मुझे रमा बहुत पसंद है, जल्दी ही शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। और कुछ ही दिनों में रमा की शादी हो जाती है। रमा का स्वागत उसके ससुराल में धूमधाम से हुआ। रमा भी ये सब देख के बहुत खुश थी। इन सब के बीच रमा ये भूल गई कि कुछ ही दिन पहले उसके सर में जुए हो गए थे। अब यहाँ रमा को कोई बोलने वाला नहीं था, इसलिए वो फिर से आलसी हो गई। एक दिन मनोज सुबह सुबह रमा को उठाता है। रमा उठ जाओ, घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं, तुम जल्दी से उठकर रेडी हो जाओ, मैं रेडी होने जा रहा हूँ। रमा बोली, क्यों सुबह सुबह उठा रहे हो? तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मनोज भी उसे सोता छोड़ के वहाँ से चला गया। सास ने जैसे ही रमा को सोते देखा, वो उसे उठाने लगी और बोली, ये सोने का टाइम है क्या? शादी से पहले तो तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी थी, अब क्या हुआ? घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं तुम्हें देखने, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। अब रमा ने सोचा, इतना लेट हो गया है, अब कौन नहाए? कौन बिना नहाए तैयार हो गई। सास जब कमरे में आई तो रमा को देखकर खुश हो गई। रमा को मेहमानों के पास ले गई। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन जब रमा बिस्तर से उठी तो उसका सर जोर जोर से खुजला रहा था। तभी उसे अचानक याद आया, शादी से पहले कैसे उसका सर खुजलाता था। हे भगवान, कहीं फिर से जुए तो नहीं हो गए? अब क्या करूंगी? एक बार देख लेती हूँ, जुए ही है या गंदगी की वजह से सर खुजला रहा है। तभी उसकी नजर बेड पे रखे तकिए पे जाती है। कुछ जुए वहीं घूम रहे होते हैं। वो आश्चर्य से उन्हें देखी और बोली, ये तो सच में जुए हो गए हैं। अब क्या करूं? माँ भी नहीं है यहाँ। किसी और को बोला तो हंसेंगे मुझ पर। कोई आए इससे पहले बेड साफ कर देती हूँ। अपनी माँ की बताई बात याद करके पानी में नींबू डालकर नहा लिया और जो कंघी घर से लेकर आई थी उसी कंघी से कुछ जुए निकाल लिए। इसके बाद रमा को थोड़ा आराम मिला। रमा ने सोचा, जब तक मुझे इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं मिल जाता तब तक ये बात सबसे छुपा कर रखना होगा। तभी उसकी सास कहीं से आ जाती है और आवाज लगाती है, बहू, अरे ओ बहू। रमा बोलती है, आई माँ जी, और अपना सर खुजलाते हुए सास के पास पहुंच जाती है। उसकी सास पूछती है, क्या हुआ सर में? तब रमा ने बोला, कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही सर सहला रही। उसकी सास भी ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। सास के जाते ही रमा सोचती है, कब तक सर के जुए छुपाऊंगी, कभी न कभी तो इनको पता लग ही जाएगा। कुछ देर बाद मनोज भी घर पर आ गया। उसने भी रमा को सर खुजलाते देखा और पूछा, क्या हुआ, सर क्यों खुजला रही हो? रमा ने मनोज को भी झूठ बोल दिया और बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मनोज ने बोला, कोई बात नहीं, चलो सबके लिए खाना लगा दो। रमा ने भी सबके लिए खाना परोस दिया और साथ में खाने बैठ गई। खाना खाने के बाद सब लोग सोने चले गए। अगले दिन रमा ने आशा को फोन किया और बोला, कैसी हो आशा? घर में सब कैसे हैं? आशा बोली, सब ठीक है। आप कैसे हो? रमा बोली, मैं बहुत परेशान हूँ। आशा आश्चर्य से पूछती है, क्यों, क्या हुआ? रमा बोली,
मेरे सब में फिर से जुए हो गए हैं। जीना हराम कर रखा है, किसी को नहीं बता सकती, सबसे झूठ बोलना पड़ रहा है। और ये माँ के नुस्खे, तेल में नींबू तो पानी में नमक, ये सब मुझसे नहीं होगा। डॉक्टर से बात करो और बालों में कुछ लगाने के लिए लेकर आ मेरे लिए। घर में मनोज और सासू माँ को पता लग गया तो बहुत सुनने को मिलेगा। आशा ध्यानपूर्वक रमा की बात सुनकर बोली, दीदी तुम चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी ये सब कर लिया है। तुम्हारे जाने के बाद मेरा भी यही हाल था। मैं कल तुम्हारे घर आकर बात करती हूँ। इतना कहकर दोनों फोन रख देती है। आशा भी घर में सबको ये बात बताती है और बोलती है, कल मैं रमा के घर जा रही हूँ। आशा की माँ बोलती है, मैंने पहले ही बोला था ध्यान रखना अपना, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है। तुम्हारा ठीक हुआ तो उसकी ये हाल हो गई। आशा बोलती है, ओह माँ, मैं कल जा रही हूँ ना, सब समझा दूंगी। अगले दिन आशा कुछ सामान लेके रमा के घर पहुँचती है। घर में आते ही आशा रमा की सास को प्रणाम करती है। रमा आशा को देख के बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद सब थोड़ी देर बात करते हैं और फिर आशा रमा के साथ उसके कमरे में चली जाती है। कमरे में जाते ही रमा ने आशा से बोला, तुझे फिर से जुए हो गए थे? आशा ने बोला, हाँ दीदी, परेशान होकर मैंने डॉक्टर से दिखाया और डॉक्टर ने ये शैम्पू और तेल दिया है। इससे तो मेरे जुए बिल्कुल खत्म हो गए हैं। आप भी इस्तेमाल करो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रमा ने बोला, तुमने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी। तभी रमा की सास आती है और रमा से बोलती है, फिर बातें ही करोगी या खाना वाना भी खिलाओगी? तभी आशा बोलती है, आप चिंता न करें माँ जी, मैं खा लूंगी। और दोनों खाने चले जाते हैं। आशा भी वहाँ एक दिन रुककर रमा को सब कुछ समझा देती है। शैम्पू और तेल के रेगुलर इस्तेमाल से धीरे धीरे उसके सारे जुए खत्म हो गए। रमा ने ये बात आशा को फोन कर बताती है। आशा और बाकी घर वाले भी इस बात से बहुत खुश होते हैं। रमा भी अब बिना आलस किए अपने बालों का ध्यान रखने लगती है। ये कहानी रेखा नाम की एक लड़की की है। वो अपने पिता की इकलौती बेटी थी। शौक तो इसके इतने थे कि आधे से ज्यादा पैसे वो शॉपिंग में खर्च कर देती थी। उसके पिता उसे बहुत समझाते कि ज्यादा और फालतू के खर्च मत किया करो, लेकिन उसने कभी भी पिता की एक न सुनी। ऐसे ही चलता रहा और कुछ समय बाद रेखा की शादी भी हो गई। अब शादी होने के बाद रेखा को पता चलता है कि उसका पति कंजूस है, लेकिन उसे इस बात से क्या फर्क पड़ने वाला था। उसने तो कभी पैसे बचाना सीखा ही नहीं। एक दिन जब रेखा का पति विनोद ऑफिस के लिए निकल गया, तब रेखा को याद आया कि घर में कुछ सामान खत्म है और कपड़ों की भी खरीदारी करनी है। इसलिए अपने पति को बिना कुछ बताए जो पैसे विनोद ने रखने दिया था वही पैसे लेकर खरीदारी करने चली गई। शाम को जब विनोद ऑफिस से आता है तब रेखा से पैसे लाने को बोलता है। तब रेखा ने बोला, वो पैसे तो खत्म हो गए। तब विनोद आश्चर्य से रेखा को देखते हुए पूछता है, क्या? कैसे खत्म हो गए? क्या क्या उन पैसों का? इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हो? घर का कुछ सामान और मेरे लिए कुछ कपड़े खरीदने थे, उसी में खत्म हो गए सारे पैसे। अरे अभी तो कुछ दिन पहले ही हमने सामान और कपड़े खरीदे थे, फिर क्या जरूरत थी फिजूल खर्च करने की? शादी से पहले तो इतने पैसे में पूरे महीने का खर्च चल जाता था। तुमसे तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। जब से शादी हुई है तुमने मेरा जीवन नर्क बना दिया है। और जिस सामान की तुम बात कर रहे हो वो 10 दिन चलने लायक भी नहीं था। पता नहीं कहाँ से ऐसा कंजूस मिल गया मुझे। हाँ, मैं कंजूस हूँ तो किसी रईसजादे से शादी कर लेती। हाँ तो पहले पता होता तो सच में कर लेती। इतना बड़बड़ाते हुए रेखा किचन में चली गई। इसी तरह समय बीतने लगा, लेकिन विनोद की कंजूस वाली आदत खत्म नहीं हुई। एक दिन रेखा के गांव की एक दोस्त सविता का फोन आता है। सविता रेखा को शादी की सालगिरह में आमंत्रित करती है। रेखा भी खुशी खुशी आने के लिए हामी भर देती है। शाम को जब रेखा का पति विनोद घर आता है तब रेखा इस बारे में बात करती है और बोलती है, सविता का पति बहुत बड़ी पार्टी दे रहा है, शादी की सालगिरह है, हमें भी बुलाया है। विनोद भी अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बोलता है, हाँ तो हमारा भी सालगिरह आने वाला है, हम भी पार्टी करेंगे। रेखा आश्चर्य से बोलती है, पार्टी? वो भी तुम? हाँ तो मैं नहीं कर सकता क्या? अरे इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं। ये सब सुन के रेखा भी खुश हो गई। अगले दिन रेखा बोलती है,
घर में कुछ सामान खत्म है, मैं बाजार जाकर ले आती हूँ और सविता के लिए गिफ्ट भी ले लूंगी। विनोद सोचता है अगर ये बाजार गई तो ज्यादा खर्च कर देगी, इसलिए विनोद बोलता है तुम रहने दो, ये सामान मैं ला दूंगा और सविता के लिए गिफ्ट भी पैक करवा लूंगा। उसके बाद विनोद सामान लेने चला जाता है। वहाँ दुकान पहुंचकर सोचता है अगर सारा सामान लिया तो पैसे भी खत्म हो जाएंगे और अभी गिफ्ट भी लेना है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा सामान खरीदता है और रास्ते से एक सस्ती साड़ी खरीदकर पैक करवा लेता है। घर पर जब रेखा ने पूछा और सामान कहाँ है, तब विनोद बोलता है सारे सामान नहीं मिले, इसलिए जो मिला वो सामान ले लिया। सामान नहीं मिला या सामान महंगा था? अच्छा ये बताओ गिफ्ट में क्या लिया? एक अच्छी सी साड़ी है, पैक करवा दिया है, अभी दोबारा मत खोलना। रेखा भी ज्यादा ध्यान नहीं देती और संभाल कर रख देती है। अगले दिन सभी सविता की पार्टी में पहुंचते हैं। वहाँ रेखा की बहुत सारी पुरानी दोस्त भी आई थी। सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। सभी दोस्त के जिद करने पे सविता सबका गिफ्ट खोलने लगती है। जब सविता रेखा का गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक सस्ती सी साड़ी होती है। तभी सविता की एक दोस्त बोलती है ये तो रोड साइड ठेले की साड़ी है। सविता बोली अरे ऐसी साड़ी तो मैं घर में काम करने वाली नौकरानी को भी नहीं देती। नहीं मन था तो खाली हाथ चली आती। रेखा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। जब पार्टी खत्म करके दोनों घर पहुँचे तब रेखा ने अपने पति से बोला मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक, मेरी बेइज्जती करवा के गलती की जो गिफ्ट लाने के लिए भेजा। विनोद बोला क्यों, ऐसी साड़ी लोग नहीं पहनते हैं क्या? सस्ता और टिकाऊ है। अगर तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है तो खुद ही पहन लो। पहले तो खुद के लिए कंजूसी, अब गिफ्ट देने में भी कंजूसी। रेखा अब विनोद से हर बात पे गुस्साई रहती। ऐसे ही समय बीतता गया और समय के साथ रेखा का भी गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। अब कुछ दिन बाद ही विनोद और रेखा के शादी की सालगिरह आने वाली थी। तब विनोद सोचता है कि घर में ही कुछ लोगों को बुलाकर खाना खिला दूंगा, जिससे रेखा का भी थोड़ा बहुत गुस्सा भी खत्म हो जाएगा और जो पार्टी का प्रॉमिस किया था वो भी पूरा हो जाएगा। जब विनोद रेखा से इस बारे में बात करता है तब रेखा ये बोलकर मना कर देती है मुझे अपने मेहमानों के सामने फिर से बेइज्जती नहीं करवानी। लेकिन विनोद के बार बार जिद करने के बाद वो मान जाती है। अब एनिवर्सरी के दिन विनोद एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट लाकर रेखा को देता है। रेखा ये देखकर बहुत खुश होती है। फिर उसके बाद विनोद पार्टी का सामान लेने मार्केट चला जाता है। अब गिफ्ट खरीदने में ज्यादा खर्चा हो गया था, इसलिए विनोद पार्टी के लिए सबसे सस्ता और खराब क्वालिटी का राशन और खाने पीने का सामान खरीद लेता है। अब इधर विनोद के घर पर पार्टी शुरू होती है और सभी बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही सभी मेहमानों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। रेखा को कुछ समझ नहीं आता अचानक क्या हो गया। रेखा फटाफट डॉक्टर को फोन करके बुलाती है। जब डॉक्टर ने सबका इलाज किया और बताया इन सबके पेट में दर्द खाने की वजह से हुई है, क्योंकि इसमें बहुत खराब क्वालिटी का सामान इस्तेमाल हुआ है। तभी रेखा विनोद की तरफ देखकर बोलती है मुझे लगा तुम सुधर गए, लेकिन तुमने यहाँ भी अपनी कंजूसी दिखा दी। मेहमानों ने भी विनोद को खूब खरी खोटी सुनाई। विनोद भी बहुत शर्मिंदा हो जाता है और सभी मेहमानों और रेखा से माफी मांगता है और दोबारा कभी कंजूसी न करने की कसम खाता है। सभी उसे माफ कर देते हैं। उसके बाद विनोद कभी भी कंजूसी नहीं करता और अब रेखा और विनोद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुषमा, राधा और विमला तीनों औरतें एक ही मोहल्ले में रहती थी। एक ही मोहल्ले में रहने के कारण तीनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब तीनों हर जगह साथ ही जाती थी। जैसे ही सभी के पति काम पर चले जाते, तीनों जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करके पार्क में घंटों बैठती और बातें किया करती थी। एक दिन सुषमा और विमला हमेशा की तरह काम खत्म करके पार्क में बैठी थी। तभी विमला सुषमा से बोलती है कमाल है, आज राधा पार्क में नहीं आई और हमें कुछ बताया भी नहीं। कहीं अपने पति के साथ घूमने तो नहीं चली गई? नहीं नहीं, मैंने तो सुबह ही उसके पति को ऑफिस जाते देखा है। हाँ, घर के बाहर एक गाड़ी लगी थी, हो सकता है कोई मेहमान आया हो उसके घर। विमला ने भी इस बात पर हामी भरी और दोनों को बाजार से कुछ सामान लेना था, इसलिए दोनों बातें करते करते खरीदारी करने चले गए। इधर राधा के घर में उसकी बचपन की दोस्त सुजाता अपने पति के साथ आती है। सुजाता को देखते ही राधा बहुत खुश होती है और बोलती है अचानक आज इतने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ, मैं बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ। मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, अच्छा किया जो तू आ गई। उसके बाद सभी बैठकर आपस में ढेर सारी बातें करने लगे। अब उधर
सुषमा और विमला भी बाजार से वापस आ गई। अब शाम को जैसे ही राधा के पति घर आते हैं, राधा अपनी दोस्त सुजाता से मिलवाती है और देर रात तक सभी आपस में बातें करते हैं और उसके बाद सोने चले जाते हैं। सुबह उठते ही राधा सुषमा और विमला को फोन करती है और बोलती है, मैं कल पार्क नहीं आ पाई, आज तुम लोग थोड़ा जल्दी मेरे घर आ जाना। मैं तुम लोगों को एक खास मेहमान से मिलवाने वाली हूँ और हम सब के लिए खुशखबरी भी है जो मैं मिलकर बताऊंगी। सुषमा और विमला दोनों ये सोचने लगती है कि आखिर क्या खुशखबरी हो सकती है। इसी उत्साह में दोनों जल्दी जल्दी तैयार होकर राधा के घर पहुँच गई। राधा दोनों को देखते ही बोली, आ गई तुम दोनों, मिलो मेरे नए मेहमान से। ये मेरे बचपन की दोस्त सुजाता है और ये दोनों मेरे यहाँ की दोस्त है। सुषमा बोली, अच्छा तो इसलिए कल तुम पार्क नहीं आई थी। हाँ, कल सुजाता घर आ गई थी। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ खुशखबरी क्या है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम खत्म करके हम लोग भाग कर आए हैं। हाँ बाबा बताती हूँ, बैठो तो सही, मुझे कुछ दिखाना है। ये देखो कैसी साड़ी है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। कहाँ से खरीदी तुमने इतनी सुंदर साड़ी? क्या कीमत है इसकी? ये तो बहुत महंगा लग रहा है। तुम सुनकर हैरान हो जाओगी, मात्र 1000 की साड़ी है। विमला बोली, विश्वास नहीं हो रहा, इतनी सस्ती साड़ी। तभी राधा बोली, ये सुजाता की साड़ी है। बाजार में जो नया मॉल खुला है ना, उसी के बगल में साड़ी की सेल लगी है। जब से सुना है रहा नहीं जा रहा। ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। अगर जल्दी नहीं गए तो सपने में ये साड़ियाँ दिखेगी। सभी सुषमा की बात सुनकर हंसने लगे। हम अपने अपने पतियों से पूछकर कल ही जाने का प्लान बनाते हैं। शाम को जैसे ही सभी के पति घर आए तो सभी ने इस बारे में बात की और सबके पतियों का एक ही जवाब था, नहीं। जब सुषमा अपने पति से बात करती है तब उसका पति बोलता है, ये सेल में अक्सर पुराने और न बिकने वाले माल होते हैं। ये दुकानदार ग्राहकों को बेवकूफ बनाते हैं। अगर तुम्हें साड़ी लेनी है तो कोई अच्छी दुकान से ले लो, मैं मना नहीं करूँगा। आप मत समझाइए, राधा की तो सुजाता ने इतनी सुंदर साड़ी ली है। ठीक है, जो समझ आ रहा है करो, बाद में मुझे मत बोलना। यही हाल राधा और विमला का था। किसी तरह उन दोनों ने भी अपने अपने तरीके से पति को समझा दिया। अगले ही दिन सभी साड़ी लेने उसी दुकान में पहुंच गए। सबने अपने लिए साड़ी खरीदी और घर के लिए निकल गए। रास्ते में सुषमा ने बोला, अब मैं ये साड़ी पहन कर उन्हें दिखाऊंगी। कल मुझे समझा रहे थे, अब उन्हें समझ आएगा कितना अच्छा काम किया है मैंने। बाजार से आते आते देर हो जाती है, इसलिए किसी ने भी साड़ी घर लाने के बाद निकाल कर नहीं देखा। जब सुबह विमला ने साड़ी निकाली तब वो आश्चर्य से उसे देखने लगी। साड़ी फटी हुई थी। विमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए साड़ी का थैला लेकर सीधा राधा के घर पहुंची। उधर सुषमा का भी यही हाल था, इसलिए वो भी साड़ी लेकर राधा के घर पहुंची। राधा की भी साड़ियों का यही हाल था। तीनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे। हमने जो साड़ियाँ पसंद की थी वो तो बिल्कुल ठीक थी। अब क्या जवाब देंगे अपने पतियों को? उन्होंने तो हमें पहले ही मना किया था सिल वाली साड़ी लेने के लिए। हमने तो उत्साह में बिल भी नहीं लिया। अगले दिन तीनों बिना बिल के ही उसी दुकान में पहुंच गई और दुकानदार को सारी बातें बताई। तब दुकानदार बोला, बिके हुए माल की कोई गारंटी नहीं होती है और मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये साड़ियाँ मेरे दुकान की हैं? बिल भी नहीं है आपके पास। और इतना बोलकर दुकानदार ने तीनों को वापस भेज दिया। अब तीनों ने उस दुकानदार को सबक सिखाने की ठानी। तीनों ने मिलकर अपनी एक दोस्त को उसी दुकान में साड़ी खरीदने के लिए भेजा और उसे अच्छे से सारी बातें समझा दी और बोला, साड़ी खरीदते वक्त साड़ियों की फोटो ले ले। उसकी दोस्त ने भी ऐसा ही किया और खरीदारी करके वापस आ गई। उसकी भी साड़ी फटी हुई थी। अब सब फोटोज लेकर पुलिस के पास पहुंचे और सारी बातें बताई। उसके बाद पुलिस ने तुरंत उस दुकानदार को गिरफ्तार किया और सभी के पैसे वापस करवाए। उसके बाद तीनों दोबारा कभी लालच के चक्कर में नहीं आए और सेल की साड़ियाँ खरीदना बंद कर दिया। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। बहुत ही मन्नतों के बाद राजा को एक संतान हुआ, इसलिए उसका नाम उसने मन्नत रखा। मन्नत बहुत ही चंचल और खुश मिजाज स्वभाव की थी। सबको अपनी मीठी मीठी बातों से खुश कर देती।
और पूरे दिन राजभवन में सबके साथ खेलती थी। इसी तरह समय बीतता गया और देखते ही देखते राजकुमारी का जन्मदिन भी नजदीक आने लगा। राजा इस दिन को बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाने की सोचते हैं, इसलिए उन्होंने राज दरबार को सजाने और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए कारीगरों और हलवाइयों को आने का आदेश दिया। जन्मदिन के उत्सव के लिए राजा ने दूर दूर के नामी राजाओं को भी आने का न्योता दिया और प्रजा में कपड़े और मिठाइयाँ बंटवाने का आदेश दिया। राजकुमारी के लिए सुंदर सी गुलाबी पोशाक बनवाई, जिसे पहनकर वो अपना जन्मदिन मनाएगी। राजकुमारी के जन्मदिन की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगी। यह सब देखकर राजकुमारी बहुत खुश थी। वह सोचने लगी, मुझे नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे, सब मेरे लिए तोहफे लाएंगे, मैं दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाऊंगी, कितना मजा आएगा। इस उत्साह में राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। किसी तरह सोने के बाद भी उसे सपने में भी यही सब ख्याल आने लगे। इसी तरह रात भी बीत गई और अगले दिन सुबह की किरणों के साथ राजकुमारी मन्नत के बिस्तर से उठते ही राजा और रानी दोनों उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं और ढेर सारा प्यार भी करते हैं। उसके बाद राजा एक दासी को बुलाते हैं और बोलते हैं, राजकुमारी को जल्दी से तैयार करके बाहर ले आओ। उसके बाद राजा और रानी दोनों मेहमानों के स्वागत के लिए चले जाते हैं। उस दिन राजभवन में अलग ही रौनक होती है। पूरा राजभवन सजा होता है। अलग अलग राज्यों से सुंदर सुंदर तोहफों के साथ मेहमान भी आने लगते हैं। थोड़ी ही देर में मन्नत भी अपने गुलाबी पोशाक में तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ आ गई और सभी के साथ मिलकर केक काटा। उसके बाद सब खाना खाए, नाच गाना हुआ और इसी तरह पूरे दिन जश्न चलता रहा और शाम तक सभी मेहमानों को विदा किया। उसके बाद राजकुमारी बहुत उत्साह के साथ सारे तोहफे एक एक करके खोलती है। सारे ही तोहफे बहुत सुंदर होते हैं। तभी उसकी नज़र एक गुड़िया पर जाती है जो बहुत सुंदर पोशाक में होती है। जल्दी से मन्नत उसे हाथ में उठाकर बहुत खुशी के साथ गले लगा लेती है। तभी राजा और रानी वहां पहुंच जाते हैं और मन्नत से बोलते हैं, ये गुड़िया तुम्हें पसंद आया? हमने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। ये मिट्टी की गुड़िया है, इसे संभाल कर रखना। मन्नत बोलती है, माँ पिताजी मुझे बहुत पसंद आया। राजा और रानी भी बहुत खुश होते हैं और प्यार से सहलाकर राजकुमारी को गले लगा लेते हैं। अब उस गुड़िया को मन्नत खाते, सोते, खेलते हमेशा अपने पास रखती थी, कभी भी उसे दूर नहीं करती। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद मन्नत थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन गुड़िया से उसका लगाव कम नहीं हुआ। एक दिन अचानक खेलते खेलते वो गुड़िया मन्नत के हाथों से गिरकर टूट जाती है। उसके बाद मन्नत जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर राजा और रानी दौड़कर उसके पास आए और उसका टूटा हुआ गुड़िया देखकर सब समझ गए। उसके बाद वो उसे समझाने लगे और बोले, पुत्री चुप हो जाओ, तुम चिंता मत करो, ऐसी बहुत सारी गुड़िया मैं लाकर तुम्हें दूंगा। बहुत मुश्किल से मन्नत शांत होती है। राजा रानी के लाख समझाने के बाद भी मन्नत उस दिन खाना नहीं खाती और ऐसे ही सो जाती है। ये सब देखकर दोनों को बहुत चिंता होती है और राजा रानी भी बिना खाए सोने चले जाते हैं। सोने से पहले रानी राजा से बोलती है, मुझसे मेरी पुत्री की यह हालत देखी नहीं जा रही महाराज, उसे जल्दी से ऐसे ही गुड़िया दिला दीजिए। राजा बोलते हैं, आपको क्या लगता है महारानी, मुझे अपनी पुत्री की चिंता नहीं है? मैं कल ही ऐसी नई गुड़िया मंगवाता हूँ। इतना कहकर दोनों किसी तरह चिंता में सो जाते हैं। सुबह होते ही बहुत सारे खिलौने और गुड़िया मंगवाकर मन्नत को देते हैं, लेकिन उसे वो भी पसंद नहीं आया क्योंकि उसे हूबहू वही गुड़िया चाहिए था। राजा मन्नत को समझाते हैं, तुम खाना खा लो, मैं तुम्हें ऐसी ही गुड़िया लाकर दूंगा। पिता के समझाने के बाद वो खाना खा तो लेती है, लेकिन उसकी उदासी कम नहीं होती। राजा ने उसी समय सिपाहियों को आदेश दिया
और बोला, जाओ उसी कारीगर को बुलाकर लाओ जिसने इस मिट्टी की गुड़िया को बनाया था। लेकिन जाने के बाद पता चलता है कि वो कारीगर किसी कारण से नगर छोड़कर चला गया। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। सिपाही आकर राजा को सारी बात बताते हैं। राजा उदास होकर किसी और कारीगर को गुड़िया बनाने का आदेश देता है। काफी कोशिशों के बाद भी कोई भी कारीगर हूबहू गुड़िया नहीं बना पाता। इसलिए मन्नत पहले की तरह कभी खुश नहीं रहती, बस गुमसुम होकर कहीं बैठी रहती। राजा मन्नत को हंसाने के लिए समय समय पर सर्कस, खेल और मनोरंजन वाले कार्यक्रम करवाते रहते ताकि मन्नत पहले की तरह हंसे। लेकिन उसका मन्नत पे कोई असर नहीं हुआ। उसकी उदासी किसी को अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए राजा ने ये ऐलान करवाया, जो भी मेरी राजकुमारी के लिए ऐसे मिट्टी के हूबहू गुड़िया बना कर देगा, मैं उसे बड़ी रकम इनाम में दूंगा। कहीं से पहले वाले कारीगर को राजा के इस ऐलान का पता लग गया। असल में वो कारीगर गरीबी के कारण अपना नगर छोड़कर किसी और नगर में ज्यादा पैसों के लिए काम कर रहा था। जैसे ही उसे पता चला, तुरंत वैसी ही हूबहू मिट्टी की गुड़िया बनाकर राजा के पास ले गया। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ और तुरंत सबके सामने राजकुमारी मन्नत को बुलाया। जैसे ही राजा ने वो गुड़िया मन्नत के हाथ में दिया, वो खुशी से उछल गई। यह देखकर राजा रानी और सभी राज दरबारी बहुत खुश हुए। राजा खुशी से कारीगर को ढेर सारे सोने, चांदी, रकम और रहने के लिए घर दिया और बोला, इसी नगर में रहना, किसी भी चीज की कमी हो तो मैं पूरा करूंगा। कारीगर बोला, जी महाराज। उसके बाद वो खुशी खुशी अपने ही नगर में रहने लगा। हाथी का एक बच्चा खेल रहा है। बोमन हाथी के पास जाता है और उसकी सूंड से अपना माथा सटाकर उसे दुलारते हुए पूछता है, सबसे प्यारा हाथी कौन है? मेरा प्यारा बच्चा कौन है? और हाथी हाँ में अपना सिर हिलाने लगता है। वो खुशी में गोल गोल अपनी सूंड घुमाता है और बोमन के हाथों में लपेट लेता है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो पिता और बेटे के बीच बात चल रहा हो। हाथी का नाम रघु है। इसी रघु और उसे पाल पोस कर बड़ा करने वाले बोमन और बेली की कहानी है। जंगल में अकाल पड़ा तो हाथियों का एक झुंड खाने पीने की तलाश में गांव की तरफ चला आया। रघु की माँ की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। नन्हा रघु अपनी झुंड से बिछड़ गया। जब वन विभाग के अधिकारियों ने उसे देखा तो वो बहुत जख्मी हालत में था। उसकी पूंछ को कुत्तों ने काट खाया था। उसके घाव में कीड़े पड़ गए थे। वो इतना कमजोर और बीमार था कि खुद से चल सकने की हालत में भी नहीं था। थिप्पकाडू एलिफेंट कैंप तमिलनाडु सरकार के वन विभाग द्वारा चलाए जाने वाला एक सरकारी कैंप, जहां अनाथ और अपने झुंड से बिछड़ गए हाथियों को रखा और उसकी देखभाल की जाती है। उसी गांव में रह रहा बोमन का परिवार पुश्तों से हाथियों की देखभाल करता आ रहा है। जब रघु को उस कैंप में लाया जाता है तो उसकी देखभाल का जिम्मा मिलता है बोमन और उसके साथ गांव की एक और विधवा स्त्री बेली को। बेली कहती है कि जब मैं पहली बार रघु से मिली तो वो अपने मुंह में दबाकर मेरी साड़ी खींच रहा था, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। मुझे उसका प्यार महसूस हुआ। बेली की कहानी भी कम तकलीफदेह नहीं है। उसके पहले पति को बाघ खा गया था। उसकी बेटी की कुछ समय पहले मौत हो गई। जब वो रो रही थी तो नन्हा रघु आकर उसके पास में खड़ा हो गया और अपनी सूंड से उसके आंसू पोंछने लगा। बेली कहती है कि इससे सब समझ आता है। मेरी बेटी जब रघु की उम्र की थी तो ऐसी ही थी। रघु की देखभाल करना अपनी बेटी की देखभाल करने जैसा है। ऐसा लगता है कि वो मेरी जिंदगी में वापस आ गई है। फिल्म में एक दृश्य है जहाँ बेली और बोमन दोनों रघु को खाना खिला रहे हैं और रघु वैसे ही खाने में नखरे कर रहा है जैसे छोटे बच्चे करते हैं। बेली उसे जौ के गोले खिलाने की कोशिश कर रही है और रघु वो फेंक देता है क्योंकि उसे तो नारियल और गुड़ के लड्डू खाने हैं और वो लड्डू उसने खाने की बाल्टी में रखा देख लिया है। रघु की सारी हरकतें, शैतानियां, नखरे, सब कुछ बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह है। बोमन हाथियों के बारे में कहते हैं कि वो बेहद बुद्धिमान और भावुक प्राणी होते हैं। हाथियों के बारे में लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं। अगर हम उन्हें प्यार दें तो वो भी हमें बहुत प्यार देते हैं। रघु जब कैंप में आया था तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि लोगों को यकीन नहीं था कि वो बच पाएगा, लेकिन बोमन और बेली ने उसकी ऐसी देखभाल की
जैसे कोई अपने सगे बच्चे का करता है। उनके प्यार, कोशिशों और मेहनत का नतीजा ये हुआ कि वो न सिर्फ बच गया बल्कि 3 साल के भीतर अच्छा खासा स्वस्थ हाथी बन गया। डेली कहती है कि हम कट्टू नायकनों के लिए जंगल का हित सबसे ऊपर है। हम जंगल में नंगे पैर चलते हैं, ये हमारा इसको सम्मान दिखाने का एक तरीका है। हम जंगल से उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत होती है। यह फिल्म उन सारी चीजों की याद दिलाती है जो विकास की अंधी दौड़ में हमने खो दी। सदियों से मनुष्य का जीवन, आदिवासियों और इसके पूर्वजों का जीवन, प्रकृति, जानवर और मनुष्य के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पे टिका रहा है। हमने प्रकृति से लिया तो बदले में उसे सहेजा भी, संभाला भी। आज मनुष्य अपने लालच में न सिर्फ प्रकृति बल्कि बाकी जीव जंतुओं को भी नष्ट करने पे तुला हुआ है। बोमन, बेली और रघु की कहानी बस एक छोटा सा रिमाइंडर है उन बातों का जो आगे बढ़ते हुए हमें भूल नहीं जाना चाहिए और पीछे नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।